गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट हमने पढ़ा था रमन स्पेक्ट्रम में ध्रुवण की संकल्पना, जिसमें हमारे पास म्यू इजिकल टू क्या आया था? म्यू इजिकल टू आया था अल्फा इंटू ई नोड साइन 2 पाई न्यू टी, अल्फा इंटू ई नोड साइन 2 पाई न्यू टी। ठीक है, ये क्या पढ़ा था हमने? रमन स्पेक्ट्रम में ध्रुवण की संकल्पना पढ़ी थी, जब हमारे पास म्यू क्या है? प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है, जो क्या आया था अपने पास? अल्फा इंटू ई नोड साइन 2 पाई न्यू टी आया था। ठीक है, अल्फा इंटू ई नोड साइन 2 पाई न्यू टी। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था ध्रुवणता पर कंपन का प्रभाव। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? ध्रुवणता पर कंपन का प्रभाव पहला प्रभाव था, और दूसरा प्रभाव आज हम पढ़ेंगे ध्रुवणता पर घूर्णन का प्रभाव। ठीक है, दूसरा आज कौन सा प्रभाव पढ़ेंगे? ध्रुवणता पर घूर्णन का प्रभाव। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेते हैं घूर्णन का प्रभाव। पहला कौन सा था? कंपन का प्रभाव, और आज दूसरा पढ़ेंगे घूर्णन का प्रभाव। घूर्णन का प्रभाव। तो देखिए, घूर्णन के प्रभाव में क्या होता है? गैसीय अवस्था में द्विपरमाणु अणु विकिरण की विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण घूर्णन अभिविन्यास में क्या करता है? परिवर्तन दर्शाता है। गैसीय अवस्था में द्विपरमाणु अणु विकिरण के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण घूर्णन अभिविन्यास में परिवर्तन दर्शाता है, जिससे क्या होता है? अणु की ध्रुवणता परिवर्तित होती है, और हम परिवर्तित ध्रुवणता को हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। परिवर्तित ध्रुवणता को अल्फा इजिकल टू, परिवर्तित ध्रुवणता को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, अल्फा इजिकल टू अल्फा नोड प्लस बीटा डैश साइन 2 पाई 2 न्यू आर इंटू टी। ठीक है, ये क्या है? परिवर्तित ध्रुवणता है। ये क्या है? परिवर्तित ध्रुवणता है। अल्फा इजिकल टू अल्फा नोड प्लस बीटा डैश साइन 2 पाई इंटू 2 न्यू आर इंटू टी। ठीक है, तो क्या कहा मैंने कि घूर्णन द्विपरमाणु अणु जो है, गैसीय अवस्था में द्विपरमाणु अणु विकिरण की आवृत्ति के या विकिरण के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण घूर्णन अभिविन्यास में परिवर्तन दर्शाता है, और घूर्णन अभिविन्यास में परिवर्तन के कारण अणु की ध्रुवणता परिवर्तित होती है, और हम परिवर्तित ध्रुवणता को इस प्रकार से दर्शाते हैं, अल्फा इजिकल टू अल्फा नोड प्लस बीटा डैश साइन 2 पाई न्यू 2 न्यू आर टी इंटू टी। ठीक है, अब ये जो मान आया है, इसको, ये जो मान आया है परिवर्तित ध्रुवणता को, वो हम किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 क्या था? म्यू इजिकल टू अल्फा इंटू ई नोड साइन 2 पाई न्यू टी। ठीक है, ये क्या था? समीकरण 3 था। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आई है, वो हम क्या करेंगे? इसमें रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 में अल्फा की वैल्यू रखने पर क्या आता है? देखिए, अल्फा की वैल्यू रखनी है अल्फा नोड प्लस बीटा डैश साइन 2 पाई 2 न्यू आर इंटू टी इंटू क्या है? इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, इंटू क्या है? ई नोड साइन 2 पाई न्यू टी, साइन 2 पाई न्यू टी। ये क्या है? इस अल्फा की वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है? अल्फा की वैल्यू है, और इंटू में क्या है? ई नोड साइन 2 पाई न्यू टी। अब हम क्या करेंगे? ई नोड साइन 2 पाई न्यू टी का हम इस ब्रैकेट से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो देखिए क्या आता है अपने पास? म्यू इजिकल टू, ये क्या हो जाएगा? पहले अल्फा नोड से क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे, या फिर ई नोड साइन 2 पाई न्यू टी का पहले अल्फा नोड से गुणा करेंगे। तो क्या आता है? देखिए, अल्फा नोड ई नोड साइन 2 पाई न्यू टी। ठीक है, फिर प्लस, अब हम इसका गुणा इससे करेंगे, तो क्या आता है? देखिए, बीटा डैश
ई नोड साइन 2 पाई न्यू टी इंटू साइन 2 पाई 2 न्यू आर इंटू टी। ठीक है, इसको क्या लगा लेते हैं हम, जो भी इक्वेशन है, मतलब इसके अनुसार हम इक्वेशन नंबर, इसको लगा लिया 1 और इसके अनुसार लगा लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इस घूर्णन प्रभाव से हम नई इक्वेशन लगाते हैं, इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो अल्फा नोड है, ये जो अल्फा नोड है ये क्या है, ये है साम्य ध्रुवणता है। ये क्या है, अल्फा नोड साम्य ध्रुवणता। अल्फा नोड क्या है, साम्य ध्रुवणता है। बीटा डैश क्या है, बीटा डैश है यहाँ पे परिवर्तित या घूर्णन में परिवर्तन की दर। बीटा डैश क्या है, घूर्णन में परिवर्तन की दर है। ठीक है, अल्फा नोड क्या है, साम्य ध्रुवणता है। बीटा डैश क्या है, बीटा डैश है घूर्णन में परिवर्तन की दर। न्यू आर क्या है, घूर्णन की आवृत्ति है। न्यू आर क्या है, ये क्या है, न्यू आर घूर्णन की आवृत्ति। तो न्यू आर इज इक्वल टू घूर्णन की आवृत्ति। ठीक है, न्यू आर क्या है, घूर्णन की आवृत्ति है। अब देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो, इसको हमने मान लिया साइन ए, इसको हमने क्या मान लिया, साइन ए। ठीक है, और इसको मान लिया हमने साइन बी। ठीक है, और साइन ए इंटू साइन बी, देखो इसको क्या मान लिया, साइन ए मान लिया, और ये क्या है, साइन बी है, दिख नहीं रहा है, ये क्या है, साइन बी है। ठीक है, और साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, क्या होता है, साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए इंटू साइन बी होता है हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये क्या है, इसको हमने साइन ए मान लिया और ये क्या मान लिया, साइन ए, और ये क्या है, बीच में गुणा का निशान है, तो ये क्या हो गया, साइन ए इंटू साइन बी, और साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे उतारने पर, ठीक है, तो क्या आता है, देखिए म्यू इज इक्वल टू, म्यू ऊपर लिखती हूं मैं, दिखेगा नहीं नीचे, म्यू इज इक्वल टू, देखिए क्या आता है, म्यू इज इक्वल टू, ये तो है जैसे कि जैसे रहेगा। ठीक है, अल्फा नोड ई नोड साइन 2 पाई न्यू टी। ठीक है, प्लस अब ये बीटा डैश और ई नोड, ये भी ऐसे कैसे रहेंगे, अब ये साइन है, इसको साइन 2 पाई न्यू टी को मान लिया साइन ए और इसको मान लिया साइन बी। तो अब इसको साइन ए और साइन बी के फॉर्मूले से देखते हैं, तो क्या आएगा, पहले हाफ, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाई न्यू माइनस 2 न्यू आर, न्यू माइनस 2 न्यू आर। ठीक है, फिर माइनस में क्या था, कॉस ए प्लस बी, ये क्या है, कॉस ए माइनस बी, अब माइनस में क्या होगा, कॉस ए प्लस बी। तो देखिए क्या है, कॉस में माइनस वाला यहाँ लिख आ जाए, दिख जाएगा, कॉस 2 पाई, ये क्या हो जाएगा, न्यू प्लस 2 न्यू आर, न्यू प्लस 2 न्यू आर इंटू टी, यहाँ पे इंटू टी होगा, या पहले इसको
इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा इंटू टी। या फिर इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं कि ई नोट बीटा डैश हाफ कॉस 2 पाई न्यू माइनस 2 न्यू आर इंटू टी। और अब इसको क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिखेंगे। तो अलग अलग लिखने पर क्या आता है देखिए, न्यू इज इक्वल टू अल्फा नोट ई नोट साइन 2 पाई न्यू टी साइन 2 पाई न्यू टी प्लस बीटा डैश ई नोट हाफ कॉस 2 पाई न्यू माइनस 2 न्यू आर इंटू टी माइनस हाफ बीटा डैश ई नोड कॉस 2 पाई न्यू माइनस 2 न्यू आर इंटू टी न्यू माइनस 2 न्यू आर इंटू टी। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, इसको मैं वापस से यहाँ लिख रही हूँ, दिख नहीं रहा है ना वहां पे, तो मैं वापस से लिख रही हूँ। माइनस क्या है, माइनस हाफ बीटा डैश ई नोट कॉस 2 पाई न्यू माइनस 2 न्यू आर इंटू टी। ठीक है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ वापस से लिख दिया है। ठीक है, वो वहां पे दिख नहीं रहा है, तो देखिए इसको मैं हटा देती हूँ। और अगर हम इसको न लिख करके भी डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको न लिख के भी हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो इस पद को भी हटा दे तो भी चलेगा। ठीक है, तो क्या आता है, न्यू इज इक्वल टू क्या आया, अल्फा नोड ई नोड साइन 2 पाई न्यू टी बीटा डैश ई नोड इंटू हाफ cos 2 पाई न्यू माइनस 2 न्यू आर इंटू टी माइनस ई नोड बीटा डैश हाफ cos 2 पाई न्यू प्लस 2 न्यू आर इंटू टी। ठीक है, इसको लगा लेते हैं, जो भी समीकरण था ये 2 था, तो अब इसको लगा लिया समीकरण नंबर 3। इसको क्या लगा लिया, समीकरण नंबर 3। अब ये जो समीकरण नंबर 3 है ये जो समीकरण नंबर 3 है वो रमन स्पेक्ट्रम की घूर्णन की रेले प्रकीर्णन रेखाएं, स्टोक प्रकीर्णन रेखाएं और प्रति स्टोक प्रकीर्णन रेखाओं को व्यक्त करता है। ये जो न्यू है ये किसके लिए है, रेले प्रकीर्णन के लिए। ये न्यू माइनस 2 न्यू आर किसके लिए है, ये स्टोक प्रकीर्णन के लिए है। और ये यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, ये न्यू प्लस 2 न्यू आर किसके लिए है, ये है एंटी स्टोक या प्रति स्टोक प्रकीर्णन के लिए है। तो ये जो समीकरण 3 है वो रमन स्पेक्ट्रम की घूर्णन की रेले प्रकीर्णन रेखाएं, स्टोक प्रकीर्णन रेखाओं और एंटी स्टोक प्रकीर्णन रेखाओं को व्यक्त करता है, जिसमें प्रकीर्णन के बाद परिवर्तित रमन आवृत्ति व रमन शिफ्ट, जिसमें प्रकीर्णन के बाद परिवर्तित रमन आवृत्ति और रमन शिफ्ट न्यू माइनस 2 न्यू आर और न्यू प्लस 2 न्यू आर के रूप में प्राप्त होती है। रमन आवृत्ति और रमन शिफ्ट जो है, प्रकीर्णन के बाद परिवर्तित रमन आवृत्ति और रमन शिफ्ट न्यू माइनस 2 न्यू आर और न्यू प्लस 2 न्यू आर के रूप में प्राप्त होती है। न्यू माइनस 2 न्यू आर और न्यू प्लस 2 न्यू आर के रूप में प्राप्त होती है। प्रकीर्णन के बाद परिवर्तित रमन आवृत्ति व रमन शिफ्ट न्यू माइनस 2 न्यू आर तथा न्यू प्लस 2 न्यू आर के रूप में प्राप्त होती है। अतः हम रमन आवृत्ति को कैसे दर्शाएंगे, अतः रमन आवृत्ति या रमन शिफ्ट डेल्टा न्यू बराबर, अतः रमन शिफ्ट डेल्टा न्यू, रमन शिफ्ट डेल्टा न्यू बराबर न्यू माइनस
न्यू माइनस 2 न्यू आर, पहले ये वाला लेंगे, न्यू माइनस 2 न्यू आर, क्या आएगा, न्यू माइनस 2 न्यू आर क्या होगा, ये देखिए इसको ब्रैकेट को खोलने पर क्या आता है, माइनस न्यू, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 न्यू आर। ठीक है, तो डेल्टा न्यू इज इक्वल टू क्या आया, अब ये माइनस का न्यू और ये प्लस का न्यू कट हो गए, और डेल्टा न्यू इज इक्वल टू क्या आया, 2 न्यू आर, प्लस का 2 न्यू आर। ठीक है, प्लस का 2 न्यू आर आया। दूसरा, रमन सिर्फ डेल्टा न्यू बराबर न्यू माइनस, अब क्या रखेंगे, न्यू प्लस 2 न्यू आर, तो न्यू प्लस 2 न्यू आर क्या आएगा, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू, ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 न्यू आर। ठीक है, क्या आया, 2 न्यू आर, ये प्लस का न्यू और माइनस का न्यू कट, डेल्टा न्यू क्या आया, माइनस 2 न्यू आर। ये है किसके लिए, स्टॉक प्रकीर्णन के लिए, स्टॉक प्रकीर्णन रेखाओं के लिए, स्टॉक प्रकीर्णन रेखाएं, और ये किसके लिए है, एंटी स्टॉक प्रकीर्णन रेखाओं के लिए। ठीक है, ये स्टॉक प्रकीर्णन रेखाओं के लिए और ये एंटी स्टॉक प्रकीर्णन रेखाओं के लिए। ये किसका मान था, स्टॉक के लिए था, और स्टॉक के लिए जब ये मान रखते हैं तो क्या आता है अपने पास, डेल्टा न्यू प्लस 2 न्यू आर आता है, ये स्टॉक प्रकीर्णन के लिए। और ये किसके लिए था, एंटी स्टॉक प्रकीर्णन के लिए था। और जब मान रखते हैं डेल्टा न्यू बराबर रमन शिफ्ट में या रमन आवृत्ति में, तो देखिए क्या आता है, डेल्टा न्यू बार बराबर कितना आता है, माइनस 2 न्यू आर आता है। ठीक है, ये किसके लिए है, एंटी स्टॉक प्रकीर्णन के लिए है। और रेले प्रकीर्णन क्या होता है, न्यू होता है। ठीक है, रेले प्रकीर्णन के लिए क्या होता है, न्यू होता है। अब ये जो आवृत्ति आई है डेल्टा न्यू, ये जो आवृत्ति है डेल्टा न्यू या रमन शिफ्ट कह दो इसको, डेल्टा न्यू को, ये क्या है, घूर्णन करते हुए अणु की आवृत्ति से क्या होती है, दुगुनी होती है। ये क्या है, दोनों में क्या है, 2 न्यू आर है। ठीक है, तो ये जो आवृत्ति है डेल्टा न्यू या फिर हम कह देते हैं न्यू, ये क्या है, इस घूर्णन करते हुए अणु की आवृत्ति से क्या होती है, दुगुनी होती है। घूर्णन करते हुए अणु की आवृत्ति से दुगुनी होती है। ठीक है, तो ये था अपने पूरा रमन स्पेक्ट्रम में ध्रुवणता की संकल्पना, जिसमें हमने पढ़ा कंपन प्रभाव और दूसरा कौन सा पढ़ा हमने, घूर्णन प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ अपने रमन स्पेक्ट्रम में ध्रुवणता की संकल्पना होती है कंप्लीट। फिर अपने नेक्स्ट नया टॉपिक आता है रमन स्पेक्ट्रम। रमन स्पेक्ट्रम रमन स्पेक्ट्रम अच्छा, घूर्णन प्रभाव वापस से समझाना है तो देखिए एक बार वापस से समझाती हूँ। देखो क्या होता है कि गैसीय अवस्था में द्विपरमाणु अणु जो है वो विकिरण के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण घूर्णन में क्या करता है, परिवर्तन दर्शाता है। और घूर्णन में परिवर्तन के कारण अणु की ध्रुवणता में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और इस परिवर्तित ध्रुवणता को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नोड प्लस बीटा डैश साइन 2 पाई न्यू 2 न्यू आर 2 न्यू आर इंटू टी। ठीक है, क्या कहा मैंने कि गैसीय अवस्था में द्विपरमाणु अणु विकिरण के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण
विकिरण के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण घूर्णन अभिविन्यास में क्या करता है, परिवर्तन दर्शाता है, और घूर्णन अभिविन्यास में परिवर्तन के कारण अणु की ध्रुवणता परिवर्तित होती है, और हम परिवर्तित ध्रुवणता को इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, परिवर्तित ध्रुवणता को इस प्रकार से दर्शाते हैं, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नोट प्लस बीटा डैश साइन 2 पाई 2 न्यू आर इंटू टी, साइन 2 पाई 2 न्यू आर इंटू टी। ठीक है, अब इस अल्फा का मान हम इस समीकरण में रखेंगे, म्यू इज इक्वल टू अल्फा इंटू ई नोट, अल्फा इंटू ई नोट साइन 2 पाई न्यू टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस अल्फा का जो ये मान आया है वो हम इस समीकरण में रख देंगे, शायद ये समीकरण नंबर था 3। ठीक है, इस समीकरण में रख दिया तो देखिए क्या आया अपने पास, अल्फा की वैल्यू रखेंगे पहले, अल्फा नोट प्लस बीटा डैश साइन 2 पाई 2 न्यू आर इंटू टी। ठीक है, ये तो हो गई अल्फा की वैल्यू। अब इंटू में क्या है, ई नोट साइन 2 पाई न्यू टी, इंटू में क्या है, ई नोट साइन 2 पाई न्यू टी। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस ई नोट साइन 2 पाई न्यू टी का इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे तो देखिए क्या आता है अपने पास, पहले ई नोट साइन 2 पाई न्यू टी का अल्फा नोट से गुणा करते हैं, तो अल्फा नोट साइन 2 पाई न्यू टी। ठीक है, अब ई नोट साइन 2 पाई का किससे करेंगे, इससे करेंगे, तो प्लस बी डैश सॉरी बीटा डैश इंटू ई नोट क्या है, साइन 2 पाई न्यू टी इंटू साइन 2 पाई 2 न्यू आर इंटू टी। ठीक है, साइन क्या आया, इसका गुणा इससे करने पर क्या आया, बीटा डैश ई नोट साइन 2 पाई बीटा डैश ई नोट साइन 2 पाई न्यू टी इंटू साइन 2 पाई 2 न्यू आर इंटू टी। ठीक है, अब इसको मान लिया साइन ए, इसको मान लिया साइन बी, और साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, इंटू साइन बी इज इक्वल टू होता है हाफ कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। ठीक है, क्या होता है, साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। ठीक है, कॉस ए प्लस बी होता है, तो अब ये है साइन ए है और ये साइन बी है, तो इसको हम इसमें हम इस फॉर्मूले को उतारते हैं, तो देखिए क्या आता है अपने पास, म्यू इज इक्वल टू अल्फा नोट, ये तो चेंज नहीं होगा, साइन 2 पाई न्यू टी प्लस, अब देखिए इस फॉर्मूले को यहाँ पे उतारने पर देखिए ये बीटा डैश और ई नोट तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, और देखिए सबसे पहले ये वाला हाफ बीटा डैश ई नोट, हाफ बीटा डैश ई नोट इंटू ये क्या हो जाएगा इसका कॉस 2 पाई न्यू माइनस 2 न्यू आर माइनस ये पूरा हाफ बीटा डैश ई नोट, अब क्या आएगा कॉस 2 पाई न्यू प्लस 2 न्यू आर, क्या आएगा न्यू प्लस 2 न्यू आर। ठीक है, क्या आया इंटू, यहाँ पे इंटू टी होगा, इंटू टी माइनस, और यहाँ पे भी क्या होगा इंटू टी। तो इस फॉर्मूले को यहाँ उतारने पर क्या आता है अपने पास, न्यू इज इक्वल टू अल्फा नोट साइन 2 पाई न्यू टी प्लस हाफ बीटा डैश प्लस हाफ बीटा डैश ई नोट कॉस 2 पाई न्यू माइनस 2 न्यू आर
इंटू टी माइनस बीटा डैश ई नोड कॉस 2 पाई न्यू प्लस 2 न्यू आर इंटू टी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यहां उतारने पर क्या आता है अपने पास, ये आता है न्यू इज इक्वल टू। अब ये जो समीकरण है इसको हमने कौन सा लगाया था, जो भी समीकरण लगाया था। अब इस समीकरण में देखिए, ये समीकरण रमन स्पेक्ट्रम की घूर्णन की रेले प्रकीर्णन रेखाओं, ये स्टॉक प्रकीर्णन रेखाओं, स्टॉक के लिए क्या है न्यू माइनस 2 न्यू आर, ये है रेले प्रकीर्णन के लिए न्यू। ठीक है, तो ये जो समीकरण है वो रमन स्पेक्ट्रम की घूर्णन की रेले प्रकीर्णन रेखाओं, न्यू माइनस 2 न्यू आर स्टॉक प्रकीर्णन रेखाओं और न्यू प्लस 2 न्यू आर, ये किसके लिए है, एंटी स्टॉक प्रकीर्णन रेखाओं को प्रदर्शित करता है, जिसमें प्रकीर्णन के बाद परिवर्तित रमन आवृत्ति व रमन शिफ्ट न्यू माइनस 2 न्यू आर और न्यू प्लस 2 न्यू आर के रूप में व्यक्त होती है, जिसमें प्रकीर्णन के बाद रमन शिफ्ट और रमन आवृत्ति न्यू माइनस 2 न्यू आर तथा न्यू प्लस 2 न्यू आर के रूप में व्यक्त होती है। अतः हम रमन शिफ्ट को अब कैसे दर्शाएंगे, रमन शिफ्ट को देखिए, रमन शिफ्ट को कैसे दर्शाएंगे, रमन शिफ्ट होगा डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू, पहले स्टॉक लाइंस के लिए 2 न्यू आर, न्यू माइनस 2 न्यू आर, तो क्या आता है डेल्टा न्यू, अपने पास डेल्टा न्यू आता है प्लस 2 न्यू आर आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा रमन शिफ्ट डेल्टा न्यू बराबर क्या रखेंगे, न्यू माइनस, अब न्यू प्लस 2 न्यू आर एंटी स्टॉक के लिए न्यू प्लस 2 न्यू आर, तो डेल्टा न्यू अपने पास क्या आता है माइनस 2 न्यू आर, माइनस 2 न्यू आर आता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो रमन आवृत्ति है या यह आवृत्ति जो है वो घूर्णन करते हुए अणु की आवृत्ति से क्या होती है, दुगुनी होती है। ये जो आवृत्ति आई है वो घूर्णन करते हुए अणु की आवृत्ति से कितनी होती है, दुगुनी होती है। अब अपने नया टॉपिक है रमन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब क्लियर है। अब अपने नया टॉपिक है रमन स्पेक्ट्रम। तो अपने नया टॉपिक क्या है, रमन स्पेक्ट्रम। ठीक है, रमन स्पेक्ट्रम देखिए, इसमें हम रमन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रम रेखाओं तथा उसकी तरंग संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। रमन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रम रेखाओं और उसकी तरंग संख्या के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो रमन स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग संख्या, रमन स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग संख्या द्विपरमाणुक अणु को पृथक पृथक विशुद्ध घूर्णक और विशुद्ध कंपनित्र मानकर ज्ञात करते हैं। यानी कि रमन स्पेक्ट्रम की तरंग संख्या या रमन स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग संख्या को द्विपरमाणुक अणु को एक बार क्या करेंगे, विशुद्ध घूर्णक मानेंगे और एक बार उसको विशुद्ध कंपनित्र मानकर क्या करेंगे, उन स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग संख्या ज्ञात करेंगे। एक बार द्विपरमाणुक अणु को घूर्णक मानकर रमन स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग संख्या ज्ञात करेंगे और एक बार द्विपरमाणुक अणु को विशुद्ध घूर्णक विशुद्ध कंपनित्र मानकर रमन स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अतः रमन स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग संख्या द्विपरमाणुक अणु को पृथक पृथक विशुद्ध घूर्णक और विशुद्ध कंपनित्र मानकर ज्ञात की जाती है या ज्ञात करते हैं। फिर रमन स्पेक्ट्रम की
या रमन स्पेक्ट्रम में यह मानकर तरंग संख्या ज्ञात करते हैं, रमन स्पेक्ट्रम में यह मानकर तरंग संख्या ज्ञात करते हैं कि कंपन व घूर्णन के मध्य कोई अंतःक्रिया नहीं होती है। रमन स्पेक्ट्रम में यह मानकर तरंग संख्या ज्ञात करते हैं कि कंपन और घूर्णन में कोई अंतःक्रिया नहीं हो रही है, कंपन और घूर्णन में किसी तरह की कोई अंतःक्रिया नहीं होती है। ठीक है, फिर तो अब हम क्या करेंगे, रमन स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग संख्या को ज्ञात करेंगे। तो रमन स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग संख्या को दो बार अलग अलग करके, एक बार तो उसको क्या मानेंगे, विशुद्ध घूर्णक मानेंगे, विशुद्ध घूर्णक मानकर द्विपरमाणु अणु को विशुद्ध घूर्णक मानकर रमन स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग संख्या ज्ञात करेंगे, जिससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उससे क्या कहेंगे, विशुद्ध घूर्णन या विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम। और जब दूसरी बार हम द्विपरमाणु अणु को विशुद्ध कंपनित्र मानकर रमन स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग संख्या ज्ञात करेंगे, तो उस समय जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे, विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम। तो दो प्रकार के स्पेक्ट्रम प्राप्त हुए, पहला कौन सा है, विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम, और दूसरा कौन सा स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ अपन को, विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम, विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम, और दूसरा कौन सा है, विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम। तो इसमें हम पहली हेडिंग लगा लेते हैं, विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम, विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम। तो इसमें देखिए विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम में देखिए क्या होता है, विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम में देखिए द्विपरमाणु अणु के लिए घूर्णन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को तरंग संख्या के पद में, द्विपरमाणु अणु के लिए घूर्णन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को तरंग संख्या के पद में घूर्णन क्वांटम संख्या के साथ निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। क्या, द्विपरमाणु अणु के लिए घूर्णन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को तरंग संख्या के रूप में घूर्णन क्वांटम संख्या के साथ हम निम्न प्रकार दर्शाते हैं। ये हमने घूर्णन क्वांटम या घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था, न्यू बार इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस 1। ठीक है, इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या है, द्विपरमाणु अणु के लिए घूर्णन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को तरंग संख्या के पद में घूर्णन क्वांटम संख्या के साथ निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। तो क्या है, न्यू बार इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस 1। अब घूर्णन स्तरों के मध्य संक्रमण की आवृत्ति तरंग संख्या के रूप में निम्न प्रकार दर्शाई जाती है। घूर्णन स्तरों के मध्य संक्रमण जो हो रहा है उस संक्रमण की आवृत्ति को हम तरंग संख्या के रूप में निम्न प्रकार से दर्शाते हैं, डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू बी जे डैश प्लस 1 माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर लगा लेते हैं 2। ठीक है, ये क्या है, द्विपरमाणु अणु के लिए ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को तरंग संख्या के पद में घूर्णन क्वांटम संख्या J के साथ इस प्रकार से दर्शाते हैं। और जो घूर्णन स्तरों के मध्य संक्रमण हो रहा है उस संक्रमण की आवृत्ति को तरंग संख्या के रूप में हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। उस संक्रमण की आवृत्ति को तरंग संख्या के रूप में हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। क्या है, बी जे डैश इंटू जे डैश प्लस 1 माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1। इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहां पे J क्या है, J है निम्न घूर्णन स्तर की क्वांटम संख्या। यहां पर ये J क्या है, निम्न घूर्णन स्तर की क्वांटम संख्या, निम्न घूर्णन स्तर की क्वांटम संख्या।
और जे डैश क्या है? उच्च घूर्णन स्तर की क्वांटम संख्या, उच्च घूर्णन स्तर की क्वांटम संख्या। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम क्या होता है। घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम, घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम, चयन या वर्ण नियम, सिलेक्शन रूल। चयन नियम क्या होता है? घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम क्या होता है? तो देखिए, डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2। घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम क्या है? डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2। ये क्या है? घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम है। अब डेल्टा जे इज इक्वल टू क्या हो? 0 हो तो क्या होगा? रेले प्रकीर्णन या रेले प्रकीर्णन रेखाएं अपन को प्राप्त होती है। यदि डेल्टा जे बराबर क्या हो? 0 हो तो रेले प्रकीर्णन रेखाएं प्राप्त होती है। ठीक है, रेले प्रकीर्णन रेखाएं प्राप्त होती है। अगर डेल्टा जे इज इक्वल टू +2 हो, क्या हो? +2 हो तो स्टॉक प्रकीर्णन रेखाएं प्राप्त होती है, स्टॉक प्रकीर्णन रेखाएं प्राप्त होती है। ठीक है, और अगर डेल्टा जे इज इक्वल टू क्या हो? -2 हो, और अगर डेल्टा जे इज इक्वल टू क्या हो? -2 हो तो क्या होगी? एंटी स्टॉक प्रकीर्णन रेखाएं, एंटी स्टॉक प्रकीर्णन रेखाएं प्राप्त होती है। ठीक है, तो घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम क्या है? डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2। अगर डेल्टा जे इज इक्वल टू क्या है? 0 है तो रेले प्रकीर्णन रेखाएं प्राप्त होती है, और अगर डेल्टा जे इज इक्वल टू +2 है तो स्टॉक प्रकीर्णन रेखाएं, और डेल्टा जे इज इक्वल टू क्या है? -2 है तो एंटी स्टॉक प्रकीर्णन रेखाएं प्राप्त होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हम स्टॉक लाइन की तरंग संख्या को कैसे निकालेंगे? इसी के अंदर ही हेडिंग है स्टॉक लाइंस की तरंग संख्या। स्टॉक लाइन की तरंग संख्या को हम कैसे दर्शाएंगे? स्टॉक लाइन के लिए डेल्टा जे इज इक्वल टू क्या होता है? +2 होता है। स्टॉक लाइंस के लिए डेल्टा जे इज इक्वल टू क्या है? +2 है। तो इसमें पहली हेडिंग लगा लेते हैं इसी के अंदर, स्टॉक लाइंस के लिए तरंग संख्या, या स्टॉक रेखाओं के लिए तरंग संख्या। तो देखिए, यदि संक्रमण जे से जे डैश में हो रहा है, यदि संक्रमण किससे किस में हो रहा है? जे डैश, यानी यदि संक्रमण जे से जे डैश में हो रहा है, जे क्या है? निम्न घूर्णन क्वांटम संख्या है, और ये क्या है? जे डैश उच्च घूर्णन स्तर की क्वांटम संख्या है। तो यदि संक्रमण जे से जे डैश में हो रहा है तो डेल्टा जे इज इक्वल टू क्या है? +2। स्टॉक लाइंस के लिए डेल्टा जे इज इक्वल टू क्या है? +2 है। ठीक है, और डेल्टा जे क्या होता है? जे डैश माइनस जे होता है। डेल्टा जे इज इक्वल टू क्या होता है? जे डैश माइनस जे। ठीक है, और जे डैश माइनस जे बराबर क्या है? +2। ठीक है, तो अब जे डैश क्या आया अपने पास? जे डैश आया J+2। जे डैश क्या आया यहां से? J+2 आया। तो अब हम ये जो जे डैश की वैल्यू है वो हम घूर्णन स्तरों के मध्य संक्रमण की जो तरंग संख्या आपने लिखी थी वो क्या थी? उसमें रख देंगे। देखिए, क्या था वो? डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू, डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू क्या था? बी जे डैश +1 माइनस बी जे इंटू J+1। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जे डैश की वैल्यू आई है वो क्या करेंगे? हम यहाँ रख देंगे। तो डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू बी
जे डैश की वैल्यू क्या है j+2, फिर ये यहाँ पे जे डैश है, ठीक है, क्या है यहाँ पे बी जे डैश इंटू जे डैश +1, और इस जे डैश की वैल्यू भी हम क्या रखेंगे j+2, j+2+1, तो ये क्या हो गया j+3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है जे डैश की वैल्यू रख दी j+2 और प्लस में क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया j+3, ठीक है, क्या हो गया j+3, माइनस क्या है बी जे इंटू j+1, माइनस क्या है बी जे इंटू j+1। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आता है अपने पास डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू 2b, डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू क्या आता है 2b इंटू 2j+3, 2b इंटू 2j+3 सेमी इनवर्स। इनको सॉल्व करने पर क्या आता है 2b इंटू 2j+3 सेमी इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या आई स्टॉक लाइंस के लिए क्या आई तरंग संख्या है, जहां j बराबर क्या होगा, जहां j की वैल्यू क्या होगी, जहां j की वैल्यू होगी 0 1 2 3 आदि, 0 1 2 3 आदि, ठीक है। तो ये क्या थी स्टॉक लाइंस के लिए तरंग संख्या है। तो स्टॉक लाइंस के लिए तरंग संख्या का क्या वैल्यू आई, ये क्या है डेल्टा न्यू बार, क्या है डेल्टा न्यू बार तरंग संख्या है, तो ये स्टॉक लाइंस के लिए तरंग संख्या है, ठीक है। और जे डैश स्टॉक लाइंस के लिए जे डैश की वैल्यू आई j+2 और j+2 का मान यहाँ पे रख दिया, और इससे हमको कौन सी मिली, ये स्टॉक लाइंस के लिए तरंग संख्या प्राप्त हुई, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एंटी स्टॉक लाइंस के लिए तरंग संख्या, एंटी स्टॉक लाइंस या एंटी स्टॉक रेखाओं की तरंग संख्या, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। एंटी स्टॉक रेखाओं की तरंग संख्या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।